सर्टिफाइंग दैट कि प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, प्रोडक्ट कहां पर बनी है, कौन सी कंट्री की ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसका नाम है नॉन प्रेफरेंशियल, है ना, उसको बोलते हैं नॉन प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट। और जो एक दूसरा सर्टिफिकेट इशू होता है उसका नाम है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में एग्रीमेंट का नाम लिखा होता है ना। तो पहले हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो इसको देखें आप, ये आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यस और नो, जस्ट लेट मी नो अगर आपको दिख रहा है तो। यस सर, दिख रहा है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में सिर्फ लिखा होगा प्रोडक्ट कहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पे लिखा होगा 12 नंबर में। अब इसको पढ़ें, इसमें क्या लिखा है हेडिंग में, क्या है, नॉन प्रेफरेंशियल। नॉन प्रेफरेंशियल लिखा है। मतलब ये सिर्फ ये बताएगा, नॉन प्रेफरेंशियल सिर्फ ये सर्टिफाई करेगा, ये क्लैरिटी देगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे बनी है, सिर्फ यही देगा। ठीक है, और दूसरा जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल, जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में एग्रीमेंट का नाम लिखा होगा, है ना। मैं तो आपको प्रेफरेंशियल भी दिखा देता हूं, देखो अब यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है इसके अंदर, डार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। है ना। तो ये प्रेफरेंशियल है, तो दोनों फॉर्म वही होते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेट वही होगा, बट एक में एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट का नाम लिखते हैं तो उसे प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। जिसमें सिर्फ यही लिखा होगा कि प्रोडक्ट कहां पर बनी है, तो वो हो जाता है नॉन प्रेफरेंशियल। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा। तो ये अगर मैं मेरे बायर को दूंगा, अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर प्रोडक्ट आ रही है, तो इंपोर्टर को ड्यूटी में क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा, ड्यूटी कम हो जाएगी, है ना। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और ट्रेड एग्रीमेंट्स आप कहाँ पे देख सकते हैं, आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन इशू करेगा हमको, कौन ये सरकार? आपको डीजीएफटी इश्यू करेगी, ओके। है ना। तो यहाँ पे देखो, गूगल पे गया, इंडियन ट्रेड पोर्टल मैंने क्लिक किया, है ना। यहाँ पे आपको लिखा दिखा है, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ट्रेड एग्रीमेंट। है ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा एग्रीमेंट मिल जाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में प्रेफरेंशियल पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखो, दिख रहा है, जितने भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसमें आपने जीएसपी अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, जीएसपी क्या है, तो जीएसपी ये होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंसेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आपको चाहिए, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप अपने सीएचए की मदद ले सकते हैं। इसमें ट्रेड एग्रीमेंट में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो, सर ये कह रहा था सीएचए जो है इतने सारे शिपमेंट्स कर रहा है, या वो हाँ, बोर्ड पे बैठा है तो उसको एक आइडिया है, तो वो प्रोडक्ट हम्म, सिलेक्शन में हमारी मदद कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा प्रॉफिटेबल है यहाँ से जाने के लिए। मदद कर, देखो मदद करने के लिए तो कोई भी आपकी हेल्प कर देगा, है ना, पर आपको डिसीजन लेना रहेगा, है ना। वो आपको पूरा गाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर क्योंकि सकते हैं, है ना। जनरली ट्रेंड्स होते पर हैं इसमें कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, आज से आने वाला हाँ, ट्रेंड क्या है, थोड़ा उसको आइडिया रहता है इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आइडिया रहता है, वो आपको गाइड भी कर सकता है ना कि इसमें क्या क्या आपको करना है। ठीक है, ठीक। क्लियर है, ओके। अब हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन, आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से लेना है, ये चीज भी मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना। ये ट्रेड एग्रीमेंट्स का नॉलेज सभी के पास नहीं होता है, स्पेशली जब इसके बारे में हाईलाइट किया जाता है। अब आप बोलेंगे मुझे क्या फायदा, मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, लेकिन आप बायर को बोल सकते हैं ना कि ये प्रोडक्ट हमारे ट्रेड एग्रीमेंट में आती है, अगर आप ये प्रोडक्ट हमसे इंपोर्ट करेंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेड ड्यूटी है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि भाई हमारी प्रोडक्ट किसमें आ रही है, ट्रेड एग्रीमेंट में, या इसमें ड्यूटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये फायदा आप बायर को बताएंगे तो वो आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, आपसे ऑर्डर ले सकता है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन, और ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का ज्यादा चार्ज नहीं होता है, लगभग 1500 मैक्सिमम 1500 रुपीज में आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा। और जब बायर उसको अपने कस्टम में प्रेजेंट करेगा तो उसकी ड्यूटी जो है या तो कम हो जाएगी या तो 0 हो जाएगी। ठीक है। तो स्पेसिफिक कंट्री के लिए वो ट्रेड एग्रीमेंट में अपना प्रोडक्ट है या नहीं, तो चेक हाँ, करने के लिए ट्रेड ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा। ये ट्रेड एग्रीमेंट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट के कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट हैं, है ना। जैसे सार्क, हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, ये सारे ट्रेड के साथ हैं। फिर हमारी बिम्स्टेक कंट्रीज है। बिम्स्टेक मतलब बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, है ना। ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं जो ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर आती हैं। CIS मतलब जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज हैं, जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, रशिया, है ना। तो ये CIS कंट्रीज में है। तो हमारे ट्रेड्स जो हैं इन कंट्रीज के साथ है, और यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम है ना। अब ये WTO क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस जिनेवा के अंदर है, वो क्या कहता है कि भी सभी कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इक्वली ट्रीट का मतलब है बायसनेस नहीं होना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट टू ऑल एक्सपोर्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ बोथ टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स, है ना। मतलब सेम प्रिविलेज देना है। जैसे कि अगर चाइना किसी को एक्सपोर्ट करता है ना, चाइना किसी को एक्सपोर्ट करता है किसी कंट्री को, फॉर एग्जांपल USA को, तो चाइना अगर USA को एक्सपोर्ट करता है तो वो ड्यूटी चार्ज कर रहा है 50%। अगर वही प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो ड्यूटी चार्ज होती है 5%। तो ये बायसनेस है ना, इट्स अ बायलैटरल ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि हर एक कंट्रीज को इक्वली करना चाहिए। इक्वली मतलब मोस्ट फेवर नेशन, है ना। तो उस कंट्री में आपका ड्यूटी जो है कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, ट्रेड को क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, और ट्रेड ज्यादा होता है। पर अगर ट्रेड बैरियर्स डालते हैं, ट्रेड इश्यूज डालते हैं, तो उस वजह से ट्रेड को इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है, ट्रेड नहीं हो पाता, उसके हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं। इस वजह से हमारे कंट्रीज में ट्रेड का नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए, ईच कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब हम बेनिफिट्स की तरफ जा रहे हैं, है ना, कि भाई कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, है ना। आप शुरुआत से सुनते आ रहे सुन रहे होंगे कि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है ना, एक्सपोर्टर्स को ये फायदा होगा, ये प्रोसेस करना होगा। तो अलग अलग बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं। हमारा एक्सपोर्ट रेशियो बहुत कम है, दैट इज अराउंड 2%, है ना। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कितना एक्सपोर्ट है भारत का, भारत कितना एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। यस, एनी एनी आइडिया? सभी सो गए हैं या जग रहे हैं? नो आइडिया सर। पूरा जो एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें भारत, आई मीन इंडिया का 3% अबाउट कंट्रीब्यूशन, आई गेस। कितना? 3%। 3% है, अभी 2% पे है। पर ओके। अमाउंट कितना है? सर $800 बिलियन के आसपास है। इट इज 800 बिलियन, है ना। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, दैट इज 800 बिलियन USD। अब ये एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना चाहिए कंपेरेटिवली। अगर देखें तो हमारा परसेंटेज रेशियो ओवरऑल ओवर द ग्लोब, हमारा परसेंटेज रेशियो कंपेरेटिवली बहुत कम है ना। तो इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एफर्ट और कंसिस्टेंटली एक प्रोसेस कर रही है कि हमारा एक्सपोर्ट देश में बढ़े, है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को जगाना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करना है, एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना है। हमारा जो टारगेट रखा है कंट्री ने कि 2030 तक हम 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, मिनिमम 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए। मतलब आप करें या ना करें, लेकिन एक्सपोर्ट का रेशियो 2 ट्रिलियन के आसपास जाएगा फ्यूचर में। मतलब आने वाला जो समय है इंडिया का एक्सपोर्ट का है ना। तो हमारा धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट रेशियो है वो बढ़ेगा, है ना। अब ये धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा
तो भाई कैसे बढ़ेगा, तो लोगों को एनकरेज करना, तो सरकार एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देती है मोटिवेट करने के लिए, सरकार एग्जम्पशंस देती है, सरकार फाइनेंशियली हेल्प करती है ना। तो ये आपको किस तरह से क्या प्रोसेस है अभी हम समझते हैं। सारा प्रोसेस जो है आपको एचएस कोड वाइज पे डिपेंड करेगा, कौन से एचएस कोड पे क्या प्रॉफिट है बेनिफिट है, वो पूरा डिसीजन गवर्नमेंट का रहेगा, है ना। और दूसरा, ये सरकार या गवर्नमेंट हमारी जो बेनिफिट देगी वो कैश में नहीं देगी, रोकड़ा नहीं देगी। रोकड़ा मतलब आपके अकाउंट में नहीं डालेगी। अब माँ आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं डालेगी तो क्या करेगी, वही आपको एक सर्टिफिकेट देगी, एक लेजर, मतलब आपको एक अमाउंट देगी। फॉर एग्जांपल एक साल में आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, अब 1 करोड़ के एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट आपको 3% जो है इंसेंटिव देती है, 2% वो एचएस कोड पे है। तो सरकार आपको 2 लाख रुपए दे रही है, 3 लाख रुपए दे रही है एज अ इंसेंटिव। ये किस में देगी, एक सर्टिफिकेट देगी भाई दिस पार्टी, है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस पार्टी इज बीइंग ग्रांटेड दी 3 लाख रुपीज। अब ये 3 लाख रुपए आपको मिले, ये कहाँ यूज करेंगे, आप इंपोर्ट करते वक्त, है ना। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे जब ड्यूटी लगती है तो वहां पे इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टम में क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट डाला, अब डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, है ना, तो इंपोर्ट की ड्यूटी हुई 5 लाख रुपीज, मेरा इंसेंटिव कितना है 3 लाख। 3 लाख में वहां पे अगर शो करता हूं कस्टम में तो मुझे सिर्फ 2 लाख पे करना रहेगा, क्योंकि 5 लाख ड्यूटी है, 3 लाख इंसेंटिव है, तो 2 लैक्स का आपको पेमेंट करना होगा, है ना। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक्सपोर्ट करूंगा, तो इस सर्टिफिकेट को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पार्टी को। अब आप बोलेंगे मैं इसको कहाँ ढूंढने जाऊंगा, तो आप अगर ऐसा बोलते हैं कि भी ढूंढने कहाँ जाएंगे, तो आप किसी भी सीएचए को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपका ये सेल करवा देगा। फिर आपके माइंड में ये भी आएगा भाई वो क्यों खरीदेगा मुझसे, भाई मैं 3 लाख का उसे बेचूंगा तो क्यों खरीदेगा, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेगा। तो मान लीजिए 3 लाख का आपका सर्टिफिकेट है तो 2,90,000 2,80,000 तक वो आपसे परचेज कर लेगा। दिस इंसेंटिव, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट ने आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया। तो ये एचएस कोड वाइज फिक्स है ना। अगर आपको देखना है कैसे मेरे प्रोडक्ट पे मिलता है तो आप इंडियन ट्रेड पोर्टल पे जाएं, प्रोडक्ट का एचएस कोड डालें, है ना। एचएस कोड पे डालने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, कंट्री सिलेक्ट करें और आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे आपको कितना इंसेंटिव मिलता है। याद रखना, कोई भी बेनिफिट क्लेम करना है, इंसेंटिव क्लेम करना है, तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, है ना, डिजिटल सिग्नेचर कौन सा होना चाहिए, क्लास 3, क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर और आरसीएमसी होना जरूरी है। आरसीएमसी क्या है, व्हाट इज आरसीएमसी, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था, व्हाट इज आरसीएमसी। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। हाँ, कौन देता है ये, हर एक प्रोडक्ट और उसकी कैटेगरीज के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं जो कि ओके, ईपीसीस होती है अलग अलग। अच्छा, ये आपका ईपीसी जो होगा वो आपको काउंसिल जो है ये सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको सर्टिफिकेट देगा, ये दो चीज हैं तभी आप गवर्नमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड रोड टैक्स, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट ये एक इंसेंटिव है जो एक्सपोर्ट करने पर, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया और आपको सरकार ने ये इंसेंटिव दे दिया, अब ये इंसेंटिव आपको आइस गेट पे क्लेम करना है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा कैसे देखना है, आप फ्यूचर में कैसे क्लेम करेंगे, उसका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे गूगल में मैं गया, मैंने आइस गेट पर क्लिक किया, यहाँ पे देखें आइस गेट मैंने लिखा, जैसे मैं आइस गेट लिखता हूँ यहाँ पे पोर्टल आ जाएगा, देखें आइस गेट, आइस गेट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया है देखो, है ना। तो ये ट्यूटोरियल पे क्या है, देखो ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, कहाँ गया वीडियो ट्यूटोरियल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। बस मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। सर तो ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन आईसी गेट के थ्रू होता है क्या, हाँ इस राइट, वेबसाइट के थ्रू? यस, ऑनलाइन मतलब हो जाएगा हम लोग करेंगे तो? आप चाहें तो उसका भी रजिस्ट्रेशन पूरा वीडियो है, आप देखेंगे ओके। तो उसका भी वीडियो आप खुद भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, हाँ। हाँ।
देखो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको कैसे ये होता क्या है, पूरा डिटेल इसका यहाँ पे मिलेगा आपको। The remission of duties. फिर से देखेंगे। The remission of duties and taxes on exported products, also known as the RoDTEP scheme, covers reimbursement of duties and taxes. This scheme would refund to exporters the embedded central, state, and local duties taxes that were so far not being refunded. In line with Digital India, refund will be issued to exporters in the form of transferable duty credit e-scripts maintained in the electronic ledger at IceGate. Users can generate scripts for amounts as per their own choice, which can be utilized or transferred electronically. Transaction details of each script available in user's credit ledger account on IceGate. A detailed demo of the process of the RoDTEP scheme. How to create RoDTEP account? Go to IceGate website. Only IceGate users having digital signatures can avail this scheme. Click on Login. Enter details and click on Login button. After signing in, you will see your dashboard. Scroll down and click on eScript. To create an account, the user needs to select RoDTEP scheme. Now click on Create eScript account. The user account has now been created. उनका तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। फ्यूचर में जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, ये बेनिफिट क्लेम करना है तो यू कैन रेफर दिस वीडियोस एंड आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। पूरा प्रोसेस यहाँ पर गाइड करेगा आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये अप्लाई करना है। ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट है जिसका नाम है RoDTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के बाद दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक, है ना। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? ये रिफंड है, ये इंसेंटिव या बेनिफिट नहीं है। बट अगर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो गवर्नमेंट हमें फायदा देती है कि आपका टैक्स जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिले। तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? एज पर सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, 74 सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने या किसी ने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया हो और इंपोर्ट करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ इंपोर्ट किया, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की और कुछ एक्सपोर्ट की, तो उसमें जो टैक्स लगा है, ड्यूटी जो लगी है, वो आपको वापस मिले, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक, है ना। पहले पे किया और रिफंड मिला। ठीक है। दूसरा सेक्शन 75 कहता है कि डोमेस्टिक ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हैं, कोई दूसरे टैक्सेस लगे हैं, एज एन एक्सपोर्टर अगर आप डोमेस्टिक, है ना, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज produce and extra taxes being charged on that particular product, when you are exporting that product, आपको उसका टैक्स वापस मिलना चाहिए। इसका भी परसेंटेज एचएस कोड वाइज फिक्स है, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि भी इसमें 0.1% किसी को मिला, 0.7% किसी को मिला, किसी को 1% मिला। तो ये डिपेंड है आपके प्रोडक्ट के एचएस कोड पे। तो ये आपको कब मिलेगा? याद रखना, जब भी शिपिंग बिल आप फाइल करते हैं तो शिपिंग बिल फाइल करते वक्त आपको क्लेम करना रहेगा कि भी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक लेना है। उसमें लिखते हैं ना शिपमेंट अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक, तो शिपमेंट अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने लिखा है, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको प्री शिपमेंट इनवॉइस में मेंशन करना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्री शिपमेंट इनवॉइस में आपको क्लेम करना है, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक आपका जो भी परसेंटेज है विद इन 45 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। अब दूसरा जो है जिसका नाम है एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दैट इज कॉल्ड एडवांस ऑथोराइजेशन। व्हाट इज एडवांस ऑथोराइजेशन? तो ये अगर कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, है ना, इट इज फॉर द रॉ मटेरियल। एडवांस ऑथोराइजेशन क्या है? इट इज फॉर द रॉ मटेरियल। आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, अगर आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्रोडक्ट बनाते हैं और वो बनी हुई प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो जो इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है वो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो करना क्या रहेगा? डीजीएफटी से आपको एक लाइसेंस लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे
पेन का ऑर्डर मिला है, 10,000 पेन बनानी है और 10,000 पेन को मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो 10,000 पेन का अगर एक्सपोर्ट मिला है, ऑर्डर मिला है, और उस पेन को बनाने के लिए, है ना, उस पेन को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक प्लास्टिक, इंक, मेटल। अगर मैं ये फॉरेन से इंपोर्ट करता हूं तो मेरी ड्यूटी 0 हो जाएगी, है ना। तो सरकार क्या बोलती है, आप कोई भी फॉरेन से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लाएं, प्रोडक्ट बनाएं और उसे एक्सपोर्ट करें। तो करना क्या है, डीजीएफटी में मुझे लॉग इन करना है, एडवांस ऑथोराइजेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो डीजीएफटी से मुझे एक लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस लेने के 18 महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लाइसेंस लिया, मैंने इंक प्लास्टिक इंपोर्ट किया, है ना, इंक और प्लास्टिक इंपोर्ट किया, है ना, रॉ मटेरियल, उस वक्त मैं लाइसेंस दिखा दूंगा कस्टम में, कस्टम क्लियरेंस के वक्त मेरी ड्यूटी 0 हो जाएगी। मैं पेन बनाऊंगा और उसे 10,000 पेन को एक्सपोर्ट कर दूंगा। याद रखें, डोमेस्टिक में ये रॉ मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता। एडवांस लाइसेंस इट फॉर एक्सपोर्ट। तो एडवांस लाइसेंस के अंदर जो मटेरियल आया है वो मटेरियल आपको बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड SION लिस्ट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स लिस्ट। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स लिस्ट? इसमें पूरा डिटेल दिया होता है, डेटा है कि अगर आप कोई प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं या अगर आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो कितना कर सकते हैं। तो ये तो सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, तो फिर एज एन एक्सपोर्टर आपका ऑब्लिगेशन क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सरकार ये कहती है कि जितने का भी रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया है ना, उसका 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं, 100 रुपीज का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट कितना करना होगा, 15% ऐड कर, है ना। तो मान लीजिए मैं $100 का कोई मटेरियल आया, तो मुझे मिनिमम कितने में एक्सपोर्ट करना है, 115 में आप एक्सपोर्ट कर दे, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। आपको फिर आगे कुछ नहीं करना है, योर एप्लीकेशन मीन्स कंप्लीटेड, आपका लाइसेंस फुलफिल हो गया, है ना। तो फिर 15% मिनिमम है, आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं और 40 भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है। तो इसमें फायदा होगा ना, अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सपोर्ट करूं तो क्या मुझे फायदा होगा, क्या गवर्नमेंट को फायदा होगा? मान लीजिए मैं 100 रुपए का माल इंपोर्ट किया और 100 ही में उसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो सरकार बोलती है मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन इज कंपल्सरी। इज दैट क्लियर? फिर दूसरा जो लाइसेंस मिलता है वो है DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये उसके जैसा ही है, किसके, एडवांस लाइसेंस, पर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। एडवांस लाइसेंस क्या है, पहले एडवांस में लेना है, पहले लेना है, फिर माल मंगाना है, माल बनाना है, एक्सपोर्ट कर देना है। अब DFIA लाइसेंस क्या बोलता है कि भाई अगर आपने माल एक्सपोर्ट कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने पेन एक्सपोर्ट कर दी, फिर उसका रॉ मटेरियल अगर आपको लाना है तो आप ला सकते हैं। मतलब एक, अगर मैंने मान लीजिए 120 का एक्सपोर्ट किया, तो उसका जो रॉ मटेरियल बनता है, तो आई एम एलिजिबल टू इंपोर्ट दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेन। अगर आपकी जरूरत नहीं है, आपको नहीं चाहिए, तो आप इसे बेच भी सकते हैं, है ना। वो लाइसेंस नहीं बेचा जा सकता। एडवांस लाइसेंस जो लाएगा वही इंपोर्ट करेगा, वही प्रोडक्ट बनाएगा और वही एक्सपोर्ट करेगा, है ना। DFIA क्या है, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसे बेच भी सकता हूं। वहां पे वैल्यू एडिशन कितना है, 15%, यहां पे कितना है, 20%। ओके। तो ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, वो पहले लेना है, ये बाद में लेना है। वहां पे 15% है, यहाँ पे 20% है। वहां पे क्या है, जो लाएगा वही इंपोर्ट करेगा, वही एक्सपोर्ट करना है। ये क्या है, किसी को हम ट्रांसफर या बेच भी सकते हैं, दिस डिफरेंस। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंफ्यूजन है तो प्लीज आप। हेलो सर, आप फिर से ये DFIA का समझा सकते हो? थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। क्या कंफ्यूजन है मैम? हेलो, हाँ सर, ये DFIA में 20% वैल्यू एडिशन होता है, वो समझ में आया, बट एग्जैक्टली ड्यूटी फ्री में क्या आएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी भी, फ्री में क्लियर क्या नहीं आएगा, हुआ है। जो रॉ मटेरियल मैंने जो एक्सपोर्ट किया है ना, फॉर एग्जांपल मैंने पेन एक्सपोर्ट की, है ना, पेन एक्सपोर्ट की, तो पेन का रॉ मटेरियल क्या होता है, पेन बनाने के लिए रॉ तो मटेरियल क्या चाहिए, प्लास्टिक है, इंक है, जैसा आपने तो वो बोला आप था। इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना।
वहां पे 20% एडिशन, मतलब मैंने 120 का अगर एक्सपोर्ट किया तो मुझे 100 रुपीज का इंपोर्ट अलाउड है, ठीक है। अगर DFIA है तो इट इज अ ट्रांसफरेबल। मान लीजिए आपको अभी पेन बनाने की जरूरत नहीं है, या आप नहीं चाहते कि मैं इंपोर्ट करूं, तो आप किसी पार्टी को दे सकते हैं जो प्लास्टिक और इंक इंपोर्ट करना चाहता है, तो इट इज अ ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो DFIA क्या है, ये पोस्ट अप्रूवल है। पोस्ट अप्रूवल मतलब क्या, कि भाई एडवांस लाइसेंस में क्या है, पहले लाइसेंस लो, फिर इंपोर्ट करो, फिर माल बनाओ, फिर एक्सपोर्ट करो। और DFIA क्या है, मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो आप उसका एलिजिबिलिटी रखते हैं प्रोडक्ट उतना इंपोर्ट करने के लिए, तो इट इज अ पोस्ट एक्सपोर्ट। वो प्री एक्सपोर्ट है, ये पोस्ट एक्सपोर्ट है। अगर आप उसकी जरूरत आपको मटेरियल की नहीं है तो आप इसे किसी को बेच सकते हो, वो बेचा नहीं जा सकता। कौन सा वो, मतलब एडवांस लाइसेंस, है ना। एडवांस लाइसेंस सेल नहीं कर सकते, DFIA आप सेल कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। दोनों डिफरेंस लाइसेंस है, बट उसका यूसेज थोड़ा डिफरेंस है, यही ओनली डिफरेंस है। दोनों लाइसेंस सेपरेट है। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आप ला सकते हो। एडवांस लाइसेंस में ऐसा आप नहीं कर सकते। एडवांस का मतलब एडवांस, पहले लो फिर अप्लाई करके प्रोडक्ट ला, ठीक है। सर क्लियर है, ये लाइसेंस के लिए कहाँ से अप्लाई करना पड़ता है? कौन बताएगा इसके बारे में, कहाँ से अप्लाई करेंगे इसके लिए? DGFT से। वेरी गुड, DGFT में आपको अप्लाई करना, ठीक है। और कुछ, और किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? बिकॉज सभी का वीडियो ऑफ है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी लोग समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, है ना। अगर Yes, आपको sir. रिस्पॉन्स नहीं आता तो इट इज बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर के हिसाब से मैं यही समझूंगा कि आप यस समझ, सर। ओके। अब नेक्स्ट जो है जिसका नाम है EPCG। EPCG मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं? मशीनरी हो गई सर, जितने भी, मशीनरी जो हो गई फैक्ट्री के लिए। एक्सेसरीज हो गई मशीनरी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी। तो अभी तक हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के बाद अभी तक हमने समझा दैट इज अ मशीनरी के अलावा रॉ मटेरियल। अभी तक हमने एडवांस लाइसेंस और समझा दैट इज फॉर द रॉ मटेरियल। अब अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर आपको बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो क्या चाहिए? अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा रॉ मटेरियल अच्छा मटेरियल और टेक्निकल नो अच्छी मशीन भी चाहिए सर। मशीनरी। हाँ अगर हमको प्रोडक्ट अच्छी बनानी है तो प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मशीनरी सही नहीं है, तो अगर डिफेक्टिव है तो बनेगी नहीं बनेगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपको, आप एक्सपोर्टर हैं, आप एक अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम आपको मशीनरी भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। किसमें? अंडर EPCG। तो आपको DGFT पे पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है, EPCG का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना है ना। और इसके मैनुअल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रोसेस में आपको EPCG लाइसेंस अप्लाई करना है, कौन सी मशीन ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे एक रूल है जिसका नाम है 6 ईयर 6 टाइम, या 6 टाइम 6 ईयर। मतलब सरकार क्या कहती है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की मशीन आपको चाहिए, तो हम इंपोर्ट करने की परमिशन देंगे ड्यूटी फ्री। बट जो भी ड्यूटी हम माफ करेंगे उसका 6 गुना 6 साल में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए जापान से एक मैं मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, जापान से। अब जापान की जो मशीनरी है इसकी वैल्यू है 1 करोड़। 1 करोड़ उसकी मशीनरी की वैल्यू है, तो उसके लिए मैं DGFT में लाइसेंस अप्लाई करूंगा। EPCG उसका नाम है। उस लाइसेंस, वो DGFT मुझे एक लाइसेंस देगा। उस लाइसेंस के बेस पर मैं प्रोडक्ट जो है, उस लाइसेंस के बेस पर प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगा। उसकी जो ड्यूटी बन रही है ना, तो वो ड्यूटी वहां पे मेरी जीरो हो जाएगी। कस्टम में सीधी ड्यूटी जीरो हो जाएगी। अब मैं मशीनरी लाऊंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा और उसे एक्सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे ये याद रखना, मशीनरी में एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट भी बन सकती है। अगर आप चाहें तो उस मशीनरी से बनने वाली प्रोडक्ट को डोमेस्टिक भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट, वो मशीनरी में सिर्फ एक्सपोर्ट का माल बने। आप अगर चाहें तो डोमेस्टिक बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का जो टारगेट दिया गया है, कितना?
तो मान लीजिए अगर 1 करोड़ की मशीनरी है, 10 लाख ड्यूटी हो रही है उस वक्त, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख ड्यूटी वॉट एवर, तो 10 लाख ड्यूटी हो रही है तो कितना एक्सपोर्ट करना होगा आपको? 6 लाख, कितना? 6 लाख। 60 6 लाख, लाख? ओ 60 लाख। 10 लाख का 6 गुना कितना ओ होता है? सॉरी, हाँ 60 लाख 60 लाख। 60 लाख है ना। तो 60 लाख का एक्सपोर्ट करना होगा कितने साल में? 6 ईयर, वेरी गुड। 5 6 7। 6 साल में आपको याद रखना, यहाँ पे ईपीसीजी में याद रखिए 6 टाइम 6 ईयर ऑफ ड्यूटी से, हाँ 6 टाइम 6 ईयर ऑफ ड्यूटी से। तो आप मशीनरी लाएं, प्रोडक्ट बनाएं, 6 साल में 6 गुना एक्सपोर्ट कर दें, आपकी ड्यूटी माफ हो जाएगी, है ना। तो ये जो एक्सपोर्टर्स होते हैं इस तरह के बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस के लेते हैं, इंसेंटिव भी लेते हैं, इंसेंटिव भी मिलेगा, एग्जेम्पशन भी मिलेगा, प्लस आपको मान लीजिए फंड चाहिए, है ना। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, पैकिंग मटेरियल खरीदना है, लेबर को देना है, वेयरहाउस के लिए देना है, फ्रेट देना है, तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंडर, अंडर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी देती है। अगर आप एमएसएमई में आते हैं तो 5% तक रिडक्शन मिल जाता है, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो 3% का रिडक्शन मिलता है, एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस अंडर दी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें आपके पास कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए और बैंक आपको लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड मतलब जब तक आपका पैसा नहीं आता तहां तक के लिए आपको सरकार जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है ना। तो मान लीजिए मुझे अगर 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल करती है मेरी बैंक्स। तो मेरे पास कंफर्म ऑर्डर है, उस कंफर्म ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं जब तक पेमेंट नहीं आता है मेरा, तब तक के लिए मैं बैंक से लोन भी ले सकता हूँ। उसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, किसी को यहां तक कोई क्वेरी या क्वेश्चन, एनी डाउट, यस और नो? नो सर। ओके, फिर नेक्स्ट जो स्कीम आती है जिसका नाम है MAI, माई बोलते हैं, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। एक स्कीम आती है जिसका नाम है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो आपके काउंसिल से आपको मिलता है ना। जो काउंसिल में आप रजिस्टर होते हैं ना, जहां से आपको RCMC मिलता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो अंडर दी RCMC स्कीम, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट स्कीम, इस स्कीम के अंदर आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। तो क्या करेंगे तो हेल्प मिलेगी? अगर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा हूं, कोई R&D एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, किसी एग्जीबिशंस में पार्ट ले रहा हूँ, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं शोरूम को सेटअप कर रहा हूँ, तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं मुझे एक्सपोर्ट के लिए मिलेंगे। पर कब मिलेंगे? ये एलिजिबिलिटी कब है? मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है अंडर MAI स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम में, मेरा RCMC 1 साल पुराना होना चाहिए, है ना। RCMC 1 साल पुराना होना चाहिए और मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं MDA स्कीम में जाता हूँ, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम में जाता हूँ, तो मेरा एक्सपोर्ट 30 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, है ना, और मेरा RCMC 1 साल से पुराना होना चाहिए। ये स्कीम लेने के लिए आपको 45 डेज के लिए पहले अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा हूँ, है ना, फॉर मैं एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा हूँ, है ना, या फिर मैं स्टॉल लगा रहा हूँ, या मैं कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ, या मैं कोई R&D एक्टिविटी करता हूँ, तो MAI स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए तक की हेल्प की जाती है, 1.5 लाख रुपीज तक की हेल्प की जाती है। दूसरा MDA स्कीम में, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम में, आपको 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक की हेल्प की जाती है। कौन करता है ये? आपका काउंसिल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फार्मा काउंसिल है तो मुझे फार्मेक्सिल से हेल्प मिलेगी, है ना। अगर आप केमिकल में हैं तो केमिक्सिल से, अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो अपेडा से, टेक्सटाइल में हैं तो टेक्सटाइल बोर्ड से। जो भी बोर्ड हैं वो बोर्ड आपको इस तरह की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। तो उसी में ऑनलाइन आप जब लॉगिन करेंगे, आपका रजिस्टर लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उसी पासवर्ड के बेस पर आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको काउंसिल से लेना रहेगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट?
Yes, if yes, then please ask. ये सर मार्केटिंग जो है ये ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है एक्सपोर्ट के लिए, और उसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो भी उस पे भी देगा देगी। अगर आपका उसमें खर्चा हो रहा है मार्केटिंग में, तो फिर आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको एक्सपेंस भी दिखाना होगा ना कि मैं ये मार्केटिंग में मेरा इतना एक्सपेंस हो रहा है। बट उसके लिए मेरा टर्नओवर जो है 1 CR होना चाहिए फॉर MAI, यस, एंड मिनिमम। MDA के लिए 130 CR। यस, टर्नओवर का मतलब क्या हुआ था कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट टर्न। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अच्छा, मतलब आपको सप्लायर चाहिए रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। हाँ, तो उसके लिए सप्लायर के लिए आप अपने काउंसिल से कांटेक्ट कर सकते। डू यू नो ओडीओपी? ओडीओपी के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो उसमें भी सप्लायर की इंफॉर्मेशन होती है, पता है ना आपको, वेबसाइट पे। तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी को कुछ? हाँ। हम्म। अच्छा, आपको जहां से पेमेंट आना है, जिस बैंक से या जिस जगह से, उसके पेमेंट डिटेल्स आपको लेनी रहेगी, है ना? तो आपको जहां से पेमेंट आएगा वो बैंक से आप लोन ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, तो एमएसएमई में आपको पूरा प्रेजेंटेशन, ऐसी लोन किसी को नहीं मिलती है। उसका है पूरा एक प्रोजेक्ट, उसको बताना पड़ेगा मैं क्या करने वाला हूँ, क्या चीजें होने वाली हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी एमएसएमई के साथ और गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आपको फंडिंग दी जाती है फॉर योर ग्रोथ, है ना। तो आपके पास अगर एक प्रॉपर प्लान है, एजेंडा है, उसका एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, तो अंडर दैट प्रोजेक्ट एंड अंडर दिस प्रोसेस आपको बैंक से इजीली लोन मिल सकता है। हाँ, करेक्ट। हाँ, बिल्कुल हो सकता। देखो, वो बताते हैं, मैंने अभी ना आपको बताया ना, वो बताएंगे आपको, लेकिन वो ऐसे सैंक्शन नहीं करेंगे। वो आपका पहले प्रोजेक्ट देखेंगे, उनकी जो टीम है उसको चेक करेगी, उनकी जो अथॉरिटी है उसे अप्रूव करेगी, फिर लोन सेक्शन होगा, है ना। ये प्रोसेस होता है लोन सेक्शन करने का। ऐसे भी कोई बोला कि भाई, मैं वर्बली मैं अगर जाके बोलूं एमएसएमई ऑफिस में, बिकॉज आई ऑल्सो टेक द लेक्चर्स एट द एमएसएमई, तो वो पूरा गाइडेंस और पूरा मुझे पता है क्या प्रोसेस होता है। वो चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े, एंड एमएसएमईज आर दी बैकबोन फॉर द कंट्री, राइट। तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से आपको करना है ना। वो आपको गाइड भी करेंगे किस तरह से आप करें। फिर वो उस बेस पर आपका जो है लोन जो है गवर्नमेंट सेक्शन
करती है ना, तो वो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एमएसएमई एंड दी, देखो मैं आपको बता दूं, एमएसएमई हो, काउंसिल हो, आपकी जो भी प्रमोशन काउंसिल्स हैं, डीजीएफटी है, कस्टम है, दे ऑल आर सपोर्टिव फॉर द एक्सपोर्टर्स। अगर आप फेयर डील कर रहे हैं, एक अच्छे से डील कर रहे हैं, तो दे ऑल आर दी सपोर्टर्स फॉर दी एक्सपोर्टर, है ना। उनको कोई भी इश्यूज आएगा तो दे आर हैंड होल्डर्स, है ना, वो आपको हैंड, आपका कहीं भी हाथ पकड़ के बताएंगे इस तरह से आप जाएं, ये काम करें। लेकिन पहले, बाद में नहीं, पहले अगर आप जाते हैं, पूरा डिटेल्स लेते हैं, पूरा डिटेल्स समझ के जाते हैं और समझाते हैं उनको और कन्विंस करते हैं, तो दे आर 100% सपोर्टिव, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो, अब एक स्कीम जो है दैट इज फॉर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या टेक्सटाइल में जिनका एक्सेस कोड 61, 62, 63 है ना। तो वैसे एचएस कोड जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम है ROSTL। इट इज सेम लाइक रोड टैप, जो अभी हमने देखा ना, रोड टैप मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ओके। तो अंडर ROSTL स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अलावा ये जो स्कीम है ROSTL स्कीम, तो दैट इज अ रिबेट ऑफ सेल स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवल। तो ये सेम है, पर ये कपड़ों के व्यापारी के लिए अलग से रखा है। ये कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर इट इज गोइंग टू बी मर्ज विद दी रोड टैप। यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा है, आप देखें तो ये सून इट इज गोइंग टू बी मर्ज। तो इसका जो टैक्सेस होता है, चार्जेस होता है एक्स्ट्रा, जो अभी तक रिफंड नहीं होता था, कपड़े के व्यापारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वैसे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये स्कीम रखी है। ये आप डीजीएफटी से अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। ईपीसीजी हमने पढ़ लिया है, इसको आपको एक बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पढ़ लिया। ये स्कीम बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट अभी तक चल रही थी, अभी ये बंद हो गई, ठीक है। स्कीम नहीं चलती है अभी। डीम्ड एक्सपोर्ट, आपको मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में बताया था शुरुआत में, यस और नो, जस्ट लेट मी नो। डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में बताया था आप लोगों को, फर्स्ट सेशन में बताया होगा, याद हो तो। एक्सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? यस सर, बताया था, डायरेक्ट और डीम्ड दो होते हैं। है ना। डीम का मतलब क्या होता है? इट इज सेम लाइक एक्सपोर्ट। जब हम SEZ में या EOU को सप्लाई करते हैं तो वो भी एक एक्सपोर्ट कहलाएगा, जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बता दिया था। तो व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग टू SEZ और EOU, तो वो भी एक्सपोर्ट ही कहलाएगा। तो अगर आप EPCG या एडवांस लाइसेंस देते हैं और उस लाइसेंस में अगर आप ECZ और EOU को माल देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है जिसका नाम है स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर एक सर्टिफिकेट है, जैसे कि हम स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी प्लेस में कंपटीशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, है ना। तो अच्छे परफॉर्मेंस पे हमें एक सर्टिफिकेट, मेडल या ट्रॉफी मिलती है ना। तो उस सर्टिफिकेट पर हमें एक ट्रॉफी मिलती है या मेडल मिलता है ना। वैसे DGFT, अगर आप एक अच्छा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो DGFT से आपको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये एक सर्टिफिकेट जो है ये वर्ल्ड नोन सर्टिफिकेट है। तो लाइक फ्रॉम 1 स्टार दैट इज अराउंड 25
तो आपका अगर मिलियन में देखें तो 25 की जगह पर 3 मिलियन है ना। 3 मिलियन यूएसडी का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 3 मिलियन यूएसडी लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए होते हैं। तो 26 करोड़ का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, इट इज अ क्यूमुलेटिव है ना, तो 26 करोड़ एक साल में नहीं करना है, करंट ईयर इस साल का और पिछले 3 साल का अगर आपका एक्सपोर्ट जो है 26 करोड़ यानी 3 मिलियन यूएसडी होता है तो आपको डीजीएफटी से 1 स्टार, अगर 100 करोड़ के आसपास है तो 2 स्टार, फिर 200 करोड़, 500 करोड़ और 700 करोड़, इस तरह से 500 जो है आपका 5 स्टार तक का डीजीएफटी आपको सर्टिफिकेट देती है। तो आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है, ये एक साल का नहीं होता, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, मतलब आपका क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट रेशियो जो रहेगा तो 3 साल का अगर आपका एक्सपोर्ट 26 करोड़ या 27 करोड़ के आसपास होता है तो डीजीएफटी आपको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार सर्टिफिकेट देती है। अब इसका प्रिविलेज क्या है, इसको लेने का मतलब क्या है, तो आप अपने बायर को बता सकते हैं कि वी आर अ स्टेटस होल्डर है ना, तो दुनिया में इसको लोगों को इसके बारे में पता कि ही इज अ जेन्युइन एक्सपोर्टर, उस पर इजिली ट्रस्ट हो जाता है। प्लस आपको कस्टम क्लियरेंस जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, कस्टम क्लियरेंस में आपका प्रायोरिटी रहेगा। प्लस आपको बैंक गारंटी कस्टम में नहीं देना है, कहीं पे अगर कस्टम बैंक गारंटी मांगता है या डीजीएफटी बैंक गारंटी मांगता है कि भी अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो उस केस पर आपको बैंक गारंटी हो सकता है देना पड़े, तो अगर आपके पास स्टेटस होल्डर है तो उसको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगेंगे, तो बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर चाहें तो डॉक्यूमेंट्स बायर को अगर डायरेक्टली कुरियर करना चाहें तो डायरेक्टली भी कुरियर कर सकते हैं, तो आपको ये प्रिविलेज दिया जाएगा। अगर आप एमएसएमई में आते हैं तो अगर आप 50% भी करेंगे, लाइक 1.5 मिलियन भी करेंगे तो भी चलेगा है ना। अगर आपके पास आईएसओ बीआईएस होल्डर का सर्टिफिकेट है तो आपका 50% भी एक्सपोर्ट है, मतलब 1.5 मिलियन भी है तो आपको डीजीएफटी से ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बेनिफिट और एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव के बारे में देखा। अब हम जीएसटी को समझते हैं है ना। आप सभी ने शुरुआत से सुना होगा कि भाई अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है ना। जीएसटी क्या है, तो गुड्स सर्विसेज टैक्सेस जो है which was implemented on 1st July 2017 है ना। तो प्रोडक्ट वाइज ये भी एचएसएन बेस ही है ना, तो जिसका जो एचएसएन है उसका उस हिसाब से क्या लगता है जीएसटी। किसी प्रोडक्ट्स पे लाइक एग्रीकल्चर या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं तो उसको 0% है ना, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे 5% है, फिर काफी सारे प्रोडक्ट्स पे 12% है, फिर 18% है और मैक्सिमम कितना है 28%। तो ये एचएसएन मतलब एचएस कोड वाइज टैक्सेस होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स इज एप्लीकेबल टू दी एंड यूजर। एंड यूजर मतलब अगर कोई इंडिया में कंज्यूम कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, प्रोडक्ट शुड बी एक्सपोर्टेड नॉट द टैक्सेस। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, टैक्स अगर आपने किया है तो आपको वापस मिलेगा। तो ये मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर ने जो भी जीएसटी पे किया है वो उनको क्या मिलेगा, वापस मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं है ना। डिटेल में क्या है देखें, इसको पढ़ें सभी लोग, इसको पहले पढ़ लें, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त आप टैक्स इनवॉइस देते हैं तो आपने एज एन एक्सपोर्टर जो टैक्स दिया है वो आपको वापस मिलेगा है ना। तो अगर एक्सपोर्टर हैं तो आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा। अगर आप एलयूटी में जाते हैं, एलयूटी ऑप्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगा, जीएसटी आपको देगा, अभी हम देखेंगे। और अगर आप एलयूटी में जाते हैं तो आपका आईजीएसटी है ना, जीएसटी होता है ना, जीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है। तो अगर हम इंट्रा स्टेट करते हैं, एक दूसरे से स्टेट में करते हैं तो हमें आईजीएसटी पे करना होता है और वो हमें रिफंड मिलता है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, मर्चेंट मतलब ट्रेडर हैं, तो आपको 0.1% की फैसिलिटी दी जाती है। तो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या प्रोसेस है। देखो
ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, पहले हम भारत में कैसे करते हैं वो देखें, ये समझें। और मुझे कोई समझा सकता है